चलिए ठीक है, 2-4 चीजें बेटा ध्यान रखो आप लोग। अब आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, एक तो ये कि क्या कहते हैं, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसमें इंटरेक्टिवली पार्ट लो। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो तुरंत पूछो। एक बार चीजें निकलती जाएंगी आगे तो फिर अभी की चीजें समझ में नहीं आएंगी तो आगे की चीजें और दिक्कत होती जाएंगी, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे ये तो आपको आने लग गया है ना। तो एक तो इस चीज का ध्यान दो आप लोग स्पेशली, कि कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वो देन एंड देयर वहीं पे पूछ लो, हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। और दूसरा, मेहनत करना स्टार्ट करो। आप लोग अगर एफर्ट नहीं डालोगे तो सीख नहीं पाओगे, ठीक है। दिक्कत होगी आपको, ये कोर्स थोड़ा टफ है। मशीन का कोर्स इलेक्ट्रिकल के टफ कोर्सेज में से आता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो मुश्किल कोर्सेज हैं उनमें से एक माना जाता है। हालांकि ऐसा कोई बहुत मुश्किल ऐसा नहीं कि आपको आप सीख नहीं सकते, लेकिन ऑफ ऑल दी कोर्सेज इसको थोड़ा मुश्किल कोर्सेज में से माना जाता है ना। तो मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ ये बात, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इस पर ध्यान दें प्रॉपरली। ऐसा है आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होगा ना। आप लोगों को अभी मेरा वो नहीं दिख रहा होगा ना, मैं तो सेंड कर देता हूँ। स्क्रीन दिखने लग गई आप लोगों को? जी सर। यस सर। ठीक है। यस सर। तो लास्ट लेक्चर का हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आपको सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है और सिलेबस को कैसे रीड करना है। क्या उसमें आपको इंटरनल में कौन सा चीज़ पूछी जाएगी, एक्सटर्नल एग्जाम में किस एग्जाम में कौन सा सिलेबस का आपका पोर्शन पता करना है, पूछा जाएगा, ये कैसे आपको सिलेबस से आइडेंटिफाई करना है, ये सब कुछ बताया मैंने आपको। पहले सिलेबस के बारे में बताया था। उसके बाद हमने डीसी मशीन्स पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने अपना CO1 का LO1 स्टार्ट किया था, है ना। CO1 का LO1 स्टार्ट किया था जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन पार्ट्स, उसका पहला कंटेंट हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन पार्ट्स, मटेरियल एंड देयर फंक्शंस, इनके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया है। ठीक है, उसमें से हमने कंस्ट्रक्शन पार्ट में से हमने सबसे पहले स्टेटर के बारे में पढ़ा था। अब हम उसी चीज़ को आगे ले जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पार्ट्स ऑन दी रोटर। अब हम रोटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए देखें रोटर में क्या क्या पार्ट्स हैं। हमने खोला तो था ही वो। ये आपके लिए हमने बुक्स वगैरह ढूंढ ली थी, है ना। सब कुछ आपको बता दिया था। आपको ये भी लास्ट लेक्चर में हमने आखिर में आपको ये भी बताया था आप कहाँ से हिंदी मटेरियल, स्टैंडर्ड हिंदी मटेरियल कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये मैंने आपको लिंक दी थी, ठीक। ये लिंक मैं फिर से, जो लोग उस ग्रुप में नहीं थे मैं उनको मैं अभी फिर से पोस्ट कर दे रहा हूँ, है ना। इस लिंक को आप लोग फॉलो करिए। इसमें जो दिया हुआ है मशीन्स, डीसी मशीन्स के लिए, आप इसको फॉलो करिए, है ना। और इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए, आपको इजीली आपका कोर्स पूरा अच्छा जाएगा। IIT खड़गपुर वाला ये मटेरियल आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। ये बंद कर देते हैं। ये आप लोगों को पढ़ना है, मैंने आपको दिखा दिया था आपको कहाँ से मिलेगा। इस लिंक जो मैंने आपको पेस्ट करके उसमें आप खोलेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, सर्च में मशीन्स डालिएगा, आपको ये मिल जाएगा। आपको इस कोर्स को फॉलो करना है। 108 105 101 017 इलेक्ट्रिकल मशीन्स फर्स्ट, इसका हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल है। क्लिक हियर पे जाएंगे आप, इस साइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे जाके आपको ट्रांसक्रिप्ट्स में जाना है। ट्रांसक्रिप्ट में जाके आपको ये मिल जाएगा, टॉपिक वाइज मिल जाएगा। हम अभी इसके 3rd पेज पे हैं मेरे ख्याल से, हमारा जो स्टार्ट मटेरियल स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक सीरियल नंबर 21, है ना। और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लैंग्वेज को आप इसमें हिंदी कर लेंगे, लैंग्वेज को हिंदी कर लेंगे तो हिंदी में, जिस भी लैंग्वेज आप इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहें तो इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश में आप देखना चाहें तो आपको वीडियो भी अवेलेबल है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए पेज 21 से। इसको आज 21 22 आपके रीडिंग के लिए आज हम खत्म कर देंगे। 21 22 में से जो भी समझ में नहीं आएगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्पेसिफिकली पेज नंबर, ये क्योंकि आप ये मटेरियल हमारे पास स्टैंडर्ड है तो आप इसमें पेज नंबर पे डाल के पूछ सकते हैं, ये सर इस पेज नंबर पे ये वाली लाइन समझ में नहीं आई, है ना। तो मैं रेफर करके आपको एग्जैक्टली समझा दूंगा आपका क्या डाउट है, ठीक। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, हम लोग खड़े हैं बाकी आपके साथ। अब मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब हम वापस आ जाते हैं, हम रोटर को देखते हैं, ठीक है। रोटर में देखिए क्या है, एक तो ये स्लॉट्स बने हुए हैं, है ना। एक तो ये स्लॉट्स हैं और उसमें क्या है, कंडक्टर्स रखे हुए हैं हमारे पास, ठीक हो गया। देन एक ये चीज दिख रही है हमको, है ना। ये देखिए क्या बोल रहा है, कार्बन ब्रशेस, ठीक। ये कार्बन ब्रशेस दिख रहे हैं।
एक ये ऑरेंज सा सेगमेंट दिख रहा है, येलो ऑरेंज जो भी आपको कलर ये दिख रहा है ना, सेगमेंट से बने हुए हैं, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटर। ठीक, उसके बाद और क्या दिख रहा है हमको इसमें, ठीक, पोल पीसेज ये स्टेटर का पार्ट हो गया, कम्यूटेटर देख लिया हमने, कंडक्टर में सॉर्ट्स, कार्बन ब्रशेस, आर्मेचर। अच्छा, कुछ चीजें इसने नहीं देखी, एक ये ब्लू वाला पार्ट, इसको इसने नाम नहीं दिया है, आप लोग उसको नाम दे लेना, ये है शाफ्ट। ठीक है, एक पार्ट इसने यहाँ पे इसमें इस फिगर में नाम नहीं दिया गया है, वो क्या है, शाफ्ट है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ चीजें हमें दिख नहीं रही हैं। ये जो रोटर है एक्चुअली आपको ऐसा दिख रहा है ये हवा में लटका हुआ, एक्चुअली हवा में लटका हुआ नहीं है, ये बियरिंग्स के ऊपर रखा होता है। अगर आपने कभी साइकिल की भी देखी होगी तो साइकिल की डब्बी निकाल के भी देखी होगी तो वहां पे भी आपको ऐसे ही दिखेगा। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इसको, एक और रफ शीट नहीं ले लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से होता है, जैसे एक सर्कल ये हो गया, एक और सर्कल हो गया, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आपका रोटर है, शाफ्ट है ना, ये अब हवा में नहीं लटक रही है और ये बाहर वाला स्टेटर है। तो ये रोटर जो है वो स्टेटर पे रखा हुआ है, लेकिन हम इसको अब रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कलर दूसरा ले लेता हूँ, ऐसे रोलर्स लगे होंगे बीच में जिनको हम बियरिंग्स कहते हैं। ये इस बियरिंग के ऊपर ऐसे ऐसे बियरिंग्स रखे हुए हैं, ऐसे गोल हैंगे, मेरे से बन नहीं पा रहे सर्कल, ये सर्कल सर्कुलर बियरिंग्स आपने शायद, वो पंखे पे भी होती है ना। हाँ, हर मूविंग चीज पे ये होगी, है ना, हर मूविंग चीज पे ये होगी। कोई भी मूविंग चीज जो है वो हवा में नहीं लटकी है, वो ऐसे बियरिंग्स पे ही घूमती है, हर मूविंग चीज पे ये होगी शाफ्ट। ठीक है, पंखे में तो मोटर ही है, मोटर में तो ये होती होती है, हर मूविंग चीज पे ये बियरिंग होती है, आपको साइकिल पे भी मिलेगी। साइकिल में हालांकि मोटर नहीं लगी हुई है, लेकिन फंक्शन वहां पे भी वही है। ठीक है, होता क्या है, ये आपको इस सर्कल को, ये है, इसको घुमाना है और टिकाना भी है। अगर आपने इसको वेज पे टिका दिया ऐसे, तो इसे घूमने में बड़ी दिक्कत होगी। यहीं आपने इसको क्या किया, अगर आपने इसको टिका सपोर्ट देने के लिए एक सर्कल का दिया, तो ये आग जैसे ये इस तरफ को घूमेगा तो ये सर्कल इस तरफ को घूम जाएगा, ये रोल करने के लिए फ्री है। लेकिन ये आगे जाने के लिए इतना फ्री नहीं है ना, तो ये आगे जा नहीं पाएगा, तो ये इसको जाने से रोकेगा। ठीक है, यहाँ पे इस पे फोर्स लगेगा तो ये इधर को घूम जाएगा, ये इधर को घूम जाएगा, तो इसका मोशन, सर्कुलर मोशन जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह की एक बियरिंग्स होती हैं, वो भी रोटर का पार्ट है, वो आपको इसमें दिख नहीं रही क्योंकि वो दिख नहीं सकती यहाँ पे। ये शाफ्ट, ये जो रोटर जो है, ये शाफ्ट जो है ये बियरिंग्स पे रखी हुई है, अंदर वाली जो ये शाफ्ट है ये बियरिंग्स पे रखी हुई है, और शाफ्ट के ऊपर ये सब ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट हो गए, हमको लिख लेते हैं, है ना, रोटर के पार्ट सब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। रोटर के पार्ट्स में यहाँ पे आ जाते हैं और हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, रोटर में हमें क्या क्या पार्ट देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें दिखा क्या, शाफ्ट, एक तो हमारी शाफ्ट है। ठीक, उसके ऊपर हमारे आर्मेचर, या हम इसको रोटर वाइंडिंग्स या आर्मेचर वाइंडिंग्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं रोटर वाइंडिंग्स। रोटर पे जो वाइंडिंग्स होती हैं, जैसे स्टेटर पे जो वाइंडिंग्स थी उनको हमने स्टेटर वाइंडिंग कहा था, ऐसे ही रोटर पे जो वाइंडिंग्स है हमको हम कह रहे हैं रोटर वाइंडिंग्स। ठीक है, रोटर वाइंडिंग्स होती हैं, बड़ा कर लेते हैं, रोटर के कंपोनेंट्स हम लिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड। यहाँ पे ये रोटर वाइंडिंग्स जो होती हैं यहाँ पे ये आर्मेचर वाइंडिंग्स हैं। ठीक है, इस समय रोटर पे जो वाइंडिंग्स हैं आपकी वो क्या है, दीज आर आर्मेचर वाइंडिंग्स। आर्मेचर वाइंडिंग का, फील्ड वाइंडिंग का काम क्या होता है, वर्किंग फ्लक्स बनाना। आर्मेचर वाइंडिंग का काम होता है वर्किंग फ्लक्स से रिएक्ट करके, जनरेटर है तो ईएमएफ प्रोड्यूस करना, और मोटर है तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करना। जनरेटर का काम होता है वोल्टेज प्रदान करना, तो वो वोल्टेज जो जनरेटर आपको आउटपुट देता है वो आर्मेचर वाइंडिंग में बनती है। मोटर का काम क्या है, आपको टॉर्क प्रोवाइड करना, एक ऐसा टॉर्क समझते हैं, बल आघूर्ण, जिसकी वजह से जो लोड आपने मोटर के ऊपर लगाया वो घूमेगा, है ना, तो वो बल आघूर्ण प्रदान करना, तो वो आर्मेचर वाइंडिंग्स का काम है, वो बल आघूर्ण बनाना, रोटर के मोटर के केस में या जनरेटर के केस में वो ईएमएफ बनाना। अब वो कैसे बनाते हैं, जब हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे काम करता है। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। आप ये मानिए कि वाइंडिंग्स को हम दो तरीके से, मशीन को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे रोटर और स्टेटर, और एक वर्किंग के बेसिस पे फील्ड और आर्मेचर। ठीक है, तो रोटर वो पार्ट जो देख के पता, रोटर स्टेटर हमें देख के पता चलेगा, जो घूमने वाला पार्ट होगा उसको हम रोटर कहते हैं, जो स्टेशनरी पार्ट होगा उसको हम स्टेटर कहते हैं। और फील्ड और आर्मेचर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो पोर्शन वर्किंग फ्लक्स बना रहा है वो फील्ड है,
और जो वर्किंग फ्लक्स के साथ इंटरेक्ट करके या तो ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है जनरेटर के केस में या टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है मोटर के केस में, वो वाला पोर्शन आर्मेचर है, वो वाली वाइंडिंग्स आर्मेचर वाइंडिंग्स हैं। तो डीसी मशीन के केस में फील्ड वाइंडिंग्स स्टेटर पे रखी होती हैं और आर्मेचर वाइंडिंग्स रोटर पे रखी होती हैं। हर वाइंडिंग कहाँ पे रखी जाती है इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसका बहुत बड़ा कारण होता है कि क्यों रखी जाती है। अभी हम जब इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको बताएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम उल्टा कर ही नहीं सकते डीसी मशीन में। डीसी मशीन में हम किसी ऐसी डीसी मशीन हम नहीं बना सकते जिसमें हम आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे लेके जा सकें, ऐसा हम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब आप उसका वर्किंग देखेंगे तो हम समझ जाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए आपको तब तक ये बस मान के चलना है, जैसे ही हम वर्किंग में इसमें आएंगे तो हम आपको समझ में आएगा कि हमने आर्मेचर वाइंडिंग्स को रोटर पे ही क्यों रखा है। राइट, थर्ड पोर्शन हमने और क्या देखा था इसमें, देखिए। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही या आप ही को Yes. नहीं आ रही? बाकी लोगों को आ रही है वॉइस क्लियर? जी सर आ रही। बाकी नहीं लोगों को सर, अटक अटक के आ रही है आवाज। और किस किस को अटक अटक के आ रही है? कितने लोगों को क्लियर आ रही है आवाज, बोलो जरा। सर मेरे को क्लियर आ रही है। सर मेरे को भी क्लियर आ रही। साक्षी को भी क्लियर आ रही है और सर मुझे भी क्लियर आ रही है। सचिन को भी क्लियर आ रही है। सर अटक अटक के आ रही है। अश्मित को अटक के आ रही है। और किसको अटक के आ रही है? तो मुझको अटक कर आ रही। सुनील को भी अटक के आ रही है। अभी सही आ रही है सुनील और अश्मित? सर पहले से। हाँ अभी सही आ रही है सुनील अश्मित, अभी सही आ रही है सर। ठीक। वैसे भी अगर कुछ लोगों को भी सही आ रही है इसका मतलब प्रॉब्लम इस तरफ से नहीं है। अगर इस तरफ से प्रॉब्लम होती तो फिर वो सभी को अटक के आती है ना। तो आप लोग थोड़ा सा अपना नेटवर्क भी चेक करें। जी सर। है ना, चलो ओके। चलिए अब हम देख रहे हैं कि हम क्या क्या देख लिया हमने ना। तो हमने रोटर का शाफ्ट हमने कवर कर ली और ये बाहर ये कवर कर लिया। इसके अलावा एक चीज़ छूट गई है, वो है आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर कौन सा पोर्शन है? आर्मेचर कोर ये वाला पोर्शन है, ये जो जिसमें ये ग्रीन जो पोर्शन है, दिस इज आर्मेचर कोर। इस आर्मेचर कोर में ही ये आर्मेचर वाइंडिंग्स रखी हुई हैं, स्लॉट्स कटे हुए हैं और ये आर्मेचर वाइंडिंग रखी हुई है। आर्मेचर पे जो पोल्स हैं वो कैसे हैं? नॉन सेलिएंट। जितने पोल स्टेटर पे होते हैं उतने ही पोल रोटर पे भी होते हैं। किसी भी मशीन में आप ये बात ध्यान रखिएगा, जितने पोल स्टेटर पे होते हैं उतने ही पोल रोटर पे होते हैं। लेकिन स्टेटर के पोल आपको दूर से दिख रहे हैं, इसलिए हमने उनको क्या कहा था? सेलिएंट पोल्स कहा था। इस टाइप की कंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं? जहां हम अगर पोल्स को इस तरीके से बना रहे हैं कि वो दूर से दिख रहे हैं, तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं? सेलिएंट पोल कंस्ट्रक्शन, है ना। लेकिन रोटर पे भी उतने ही पोल्स हैं, लेकिन हमें पता नहीं कहाँ पे दिख रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कहाँ पे हैं, नहीं पता चल रहे ना पोल्स अलग से। तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन जो है ये नॉन सेलिएंट पोल कंस्ट्रक्शन है, या सिलेंड्रिकल रोटर भी कहते हैं इसको। दो तरह के रोटर होते हैं, एक सेलिएंट पोल रोटर हो सकता है, मतलब रोटर में भी इस तरीके के पोल निकाल सकते थे हम, तो कहते हैं सेलिएंट पोल रोटर हो जाता। जैसे अभी ये सेलिएंट पोल स्टेटर है, स्टेटर के ये पोल्स हटा देंगे तो ये नॉन या सिलेंड्रिकल स्टेटर हो जाएगा। ऐसे ही ये सिलेंड्रिकल रोटर है यहाँ पे, है ना। इसमें सेलिएंट पोल रोटर नहीं है, रोटर के पोल्स हमें अलग से कहीं से पता नहीं चल रहे। तो रोटर का जो ये ग्रीन वाला पोर्शन है, ये क्या है? रोटर कोर। ठीक, इसके नीचे जो एक सेक्शन है उसको हम कहते हैं कम्यूटेटर। इस रोटर कोर पे ही वाइंडिंग्स लपेटी हुई हैं, जिनको हम कहते हैं, जो हमने ऊपर लिख दिए हैं, तो रोटर वाइंडिंग्स हमने लिख दिए हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। अब अगला पोर्शन जो बच गया वो हमारा कम्यूटेटर बच गया। ठीक है, देन गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 5। पार्ट नंबर 5, अच्छा ये हो गया। इसके अलावा ये कार्बन ब्रशेस दिख रहे हैं हमको, कार्बन ब्रशेस लिख लिया हमने। ठीक है, ये देखिए ये हो गया हमारे डीसी मशीन। और इसके अलावा एक आप और डाल सकते हैं, रोटर पे बियरिंग्स भी मशीन का पार्ट होता है। हम इनको अब रोटर का पार्ट मान भी सकते हैं। रोटर इन बियरिंग्स के ऊपर टिका होता है ना। जैसे स्टेटर जो है वो किस पे रखा है? आपने बेस के ऊपर रखा है ना। ऐसी रोटर भी हवा में नहीं झूल रहा, है ना। अगर आप ये बियरिंग हटा दोगे तो वो स्टेटर पे जाके गिर जाएगा। ठीक है, इस तरीके का एक सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट है ये बाहर स्टेटर है, अंदर रोटर है। तो ये रोटर जो है हवा में नहीं लटक सकता है ना। अगर आप ये येलो वाला पोर्शन हटा देंगे तो ये सर्कल नीचे आके गिर जाएगा, इस पे चिपक जाएगा स्टेटर पे, फिर घूम कैसे पाएगा, है ना। इसलिए इनके बीच में हमने जो लगाए हुए हैं ये बियरिंग्स लगाए हुए हैं। ठीक है, ये जहाँ पे भी सर्कुलर मोशन हो रहा होगा आपको ये अरेंजमेंट वो हर जगह दिखेगा, ये सिर्फ मोटर की बात नहीं है। ठीक,
तो ये हमारे पोर्शन हो गए। अब बात करते हैं हम शाफ्ट की, एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, शाफ्ट जो है इसका काम होता है कैरी मैकेनिकल, ये मैकेनिकल लोड कैरी करने के लिए होती है। और जनरेटर के केस, मोटर के केस में जिस पोर्शन पे आप लोड अटैच करते हो वो पोर्शन जो होता है शाफ्ट होता है। आप तो कहते हो ना रोटर पे लोड लगाया, लेकिन रोटर के बहुत सारे कंपोनेंट है। रोटर का वो कंपोनेंट जिस पे आप लोड लगाते हो उसको क्या कहते हैं, हम शाफ्ट कहते हैं। जो पतली सी आपको डंडी रोटर मोटर में बाहर निकलती हुई दिखती है, जिसको हम रोटर कह देते हैं आमतौर पर कॉमन भाषा में, वो एक्चुअली में रोटर नहीं है। उस रोटर, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं रोटर में, वो एक रोटर का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, शाफ्ट। ठीक है, तो जनरेटर के केस में यही शाफ्ट से पकड़ के हम घुमाते हैं, है ना। या तो ये मैकेनिकल लोड प्रदान करता है, या ये मैकेनिकल इनपुट लेने के काम आता है, या यहाँ से हम मैकेनिकल इनपुट लेते हैं। ठीक है, जब जनरेटर में आप मैकेनिकल इनपुट देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, तो ये शाफ्ट का ये काम है। तो शाफ्ट नॉर्मली किसी स्ट्रॉन्ग मटेरियल की बनी होती है, तो आयरन की बनी होगी, या आयरन की में जंग लग जाता तो हम स्टील की प्रेफर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह की किसी मटेरियल, स्टील वगैरह, डिपेंडिंग अपॉन योर कितना लोड आपको उसका रखना है, कितनी मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपको उसकी रखनी है, उसके हिसाब से आप उसको स्टील वगैरह किसी मेटल की बनाते हैं। ठीक, रोटर वाइंडिंग्स, आर्मेचर वाइंडिंग्स, ये वाइंडिंग्स फिर से हो गई। तो वाइंडिंग का काम, इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, या तो ईएमएफ और टॉर्क। ठीक है, टॉर्क किसके केस में, मोटर के केस में टॉर्क प्रोड्यूस करना, और जनरेटर के केस में ईएमएफ प्रोड्यूस करना, ये इनका काम है। ठीक है, और वाइंडिंग्स हैं तो किस चीज़ की बनी होंगी, ये कॉपर की बनी होंगी एज यूजुअल। सबसे अच्छा मटेरियल आज की डेट में हमारे पास वाइंडिंग बनाने के सबसे किफ़ायती मटेरियल क्या है, वो हमारे पास कॉपर ही है। तो जो ये वाइंडिंग्स बनी होंगी ये जो है वो कॉपर की बनी है। ठीक है, ये हो गया। फिर आर्मेचर कोर की बात करते हैं। आर्मेचर कोर, देखिए डीसी मशीन में आर्मेचर में एसी करंट फ्लो करता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। फील्ड में हमने डीसी जरूर दिया था, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है वो हमेशा एसी ईएमएफ इंड्यूस होती है, कभी डीसी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती है। ऑलवेज जो इंड्यूस ईएमएफ है वो एसी ही होती है। तो आर्मेचर में जो आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट होता है वो एसी करंट होता है। आर्मेचर कोर में जो ईएमएफ होती है वो, आर्मेचर वाइंडिंग में जो ईएमएफ होती है वो डीसी ईएमएफ होती है, सॉरी एसी ईएमएफ होती है। इसलिए आर्मेचर कोर, हमने आपको सुबह वाली क्लास में ही बताया था कि अगर ईएमएफ करंट और फ्लक्स, अगर ईएमएफ एसी है तो करंट भी एसी होगा, और अगर करंट एसी है तो फ्लक्स भी एसी होगा। तो अगर एसी फ्लक्स है तो कोर जो है वो लैमिनेशन से बना होगा। तो ये लैमिनेटेड होता है पहली चीज। ठीक है, लैमिनेटेड होता है, इट इज लैमिनेटेड। लैमिनेटेड का मतलब पता है, सिलेंड्रिकल है लेकिन एक साथ सॉलिड नहीं बनाया होगा। पहले हमने एक सिलेंडर लिया होगा, उस सिलेंडर को पतले 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 सर्कुलर सेक्शंस, प्लेट्स, पत्तियों में काट लिया। उन पत्तियों को लिया, दोनों साइड पेंट किया, किससे, वार्निश से। वार्निश एक इंसुलेटर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। ठीक, तो हमने उससे दोनों साइड पेंट किया, फिर वापस उन पत्तियों को एक साथ जोड़ के बोल्ट कर दिया, तो फिर से वो सॉलिड सिलेंडर बन गया। आर्मेचर कोर लैमिनेटेड होता है, सीआरजीओ स्टील का बना होता है, इट्स मेड अप ऑफ सीआरजीओ स्टील। ठीक है, लैमिनेटेड है, सीआरजीओ स्टील का बना है। और इसका काम क्या है, इसका काम है फ्लक्स, दो काम है इसके भी। एक फंक्शंस हैं, एक टू प्रोवाइड लो रिलक्टेंस पाथ फॉर द फ्लक्स, एक काम ये, और दूसरा काम टू हाउस आर्मेचर वाइंडिंग्स, आर्मेचर वाइंडिंग्स को रखना या रोटर वाइंडिंग्स को रखने के लिए जगह देना, है ना। अगर ये कोर नहीं होता तो ये वाइंडिंग कहाँ लपेटते हैं, ये वाइंडिंग के लिए हमने स्लॉट काटे हैं ना, किस में काटे हैं, कोर पे ही काटे हैं। कोर नहीं होता तो किस पे काटते हैं, ठीक हो गया, राइट। कम्यूटेटर का काम क्या होता है, हमने कहा हमें डीसी जनरेटर है, इसका मतलब आपको आउटपुट कैसी चाहिए, डीसी, पर जनरेट कैसी हो रही है, एसी। तो इस कम्यूटेटर का काम क्या होता है, इस कम्यूटेटर का काम है, जनरेटर के केस में ये जो जनरेटेड एसी वोल्टेज है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है।
वहीं आपने कहा अगर आपकी मोटर होती तो मोटर में आप स्टेटर में भी एक सप्लाई दोगे और रोटर में भी एक सप्लाई दोगे, क्योंकि आपकी मोटर कैसी है, डीसी मोटर, इसका मतलब उसको सप्लाई कैसी चाहिए, डीसी सप्लाई चाहिए। तो आप तो स्टेटर में भी डीसी देंगे और रोटर में भी डीसी देंगे, बट रोटर की डीसी को रोटर जो आर्मेचर है उसको चाहिए कैसी सप्लाई, एसी सप्लाई चाहिए। तो वहां पे ये कम्यूटेटर, मोटर के केस में ये कम्यूटेटर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये बना होता है किससे, हार्ड ड्रॉन कॉपर, कॉपर का ही बना होता है ये। ठीक है, हार्ड ड्रॉन कॉपर से ये बनता है, मतलब कॉपर को हम स्पेशली हीट करके और ड्रॉन मतलब उसको कैसे ना वायर्स में हम वायर के शेप में जब किसी मेटल को ढालते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हम उसको उस प्रोसेस को हम ड्राइंग प्रोसेस कहते हैं, है ना। ड्रॉ का मतलब चित्र खींचना नहीं होता, हार्ड ड्रॉन कॉपर। ठीक है, तो कॉपर से बनाते हैं इसको, हार्ड कॉपर से बनाते हैं, ये समझ लीजिए आप इसको, बना होता है ये। और सेकंड चीज़ इसका काम क्या है, जनरेटर के केस में ये कैसे काम करता है, जनरेटर के केस में ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, मतलब ये रेक्टिफायर की तरह काम करता है। अगर आपने रेक्टिफायर अपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा तो ये रेक्टिफायर की तरह काम करता है। किसके केस में, जनरेटर के केस में। यानी ये क्या करता है, ये एसी टू डीसी कन्वर्जन करता है, करंट का भी वोल्टेज का भी, जिसको भी आप बोलते हैं, एसी टू डीसी कन्वर्जन करता है। और मोटर के केस में ये क्या करता है, मोटर के केस में ये इन्वर्टर की तरह काम करता है। मोटर के केस में किसकी तरह काम करता है, जनरेटर के केस में इसकी तरह काम करता है। मोटर के केस, इन्वर्टर आपके घरों में लगा होता है ना। इन्वर्टर क्या करता है, जब आपकी बिजली चली जाती है, आपकी बैटरी में डीसी स्टोर्ड है और आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं घर में उनको क्या चाहिए, एसी चाहिए चलने के लिए, क्योंकि वो तो एसी सप्लाई पे चलते हैं। तो और आप एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते, तो हम एसी को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, उसको पहले डीसी में बदलते हैं। तो जो आपका घर में इन्वर्टर लगा होता है उसमें एक्चुअली रेक्टिफायर भी है, इन्वर्टर भी है, लेकिन हमारा यूज़ हम उसको इन्वर्टर कॉमन टर्म्स में इसलिए कहने लग गए हैं क्योंकि हम उसका यूज़ जिस समय करते हैं उस समय वो क्या कर रहा है, डीसी बैटरी की डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो हमने कॉमनली नाम उसको इन्वर्टर दे दिया है। हालांकि उस जो कंपोनेंट है इन्वर्टर, उसमें इन्वर्टर भी, रेक्टिफायर भी है और इन्वर्टर भी है। जब आपके घर में सप्लाई होती है, जब आपकी बैटरी चार्ज हो रही होती है, उस समय वो आपकी घर की एसी सप्लाई लेता है और उस एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है और उसे बैटरी में स्टोर कर रहा है, जिसको आप कहते हैं बैटरी चार्ज हो रही है। और जब लाइट चली जाती है तो वो बैटरी को डिस्चार्ज करता है और बैटरी से पावर लेके डीसी उसको एसी में कन्वर्ट करता है। तो इन्वर्टर का काम क्या है, इन्वर्टर का काम है डीसी टू एसी कन्वर्जन। ठीक है, सेम केस सेम काम कम्यूटेटर करता है डीसी जनरेटर में। ठीक है, तो ये डीसी टू, क्योंकि मोटर है, मोटर को आप डीसी सप्लाई देंगे, लेकिन आर्मेचर में हमें सप्लाई कैसी चाहिए, एसी सप्लाई चाहिए। तो वो एसी में उसको कौन बदलेगा, कम्यूटेटर, एसी कन्वर्जन कर रहा है। ठीक है, ये इन दोनों कम्यूटेटर के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे कम्यूटेशन होता है, किस तरीके से ये काम करता है, कैसे ये डीसी टू एसी कन्वर्जन कर रहा है। ठीक है, ठीक। ब्रशेस का काम क्या है, ब्रशेस का काम है, ब्रशेस बने होते हैं किसके, ब्रशेस बनते हैं कार्बन के, कार्बन के बने होते हैं। अच्छा, ब्रशेस का काम क्या है, अब आप ये देखिए, एक्चुअली ये तो घूम रही है आपकी मोटर। अब अगर आप इस पे करंट यहाँ कम्यूटेटर से हमें कलेक्ट करना होता है, मान लीजिए आप इस घूमती हुई चीज पे सीधे तार जोड़ दें, तो क्या होगा, जैसे जैसे घूमेगी आपके तार तो सब आपस में उलझ जाएंगे, है ना। तो आप ऐसा कर नहीं सकते, तारों को आपको स्टेशनरी रखना पड़ेगा। अगर आपने तारों को घुमाया तो तार तो सब उलझ जाएंगे और धीरे धीरे उलझ के टूट जाएंगे, है नहीं है। तो आपको क्या करना है, वायर्स को स्टेशनरी रखना है। ठीक है, तो वायर्स को स्टेशनरी रखने के लिए, लेकिन आपको उस चीज़ को टच करना है। अगर आप वायर्स पे टच करा दें, हल्का सा सिर्फ टच करा दें, बांधे ना इस पे, तो फिर क्या होगा, वायर इस पे कभी टच करेगा कभी नहीं टच करेगा, स्पार्किंग होगी, है ना। तो आपने क्या किया है, ये जो कार्बन ब्रशेस हैं, ये कार्बन के ब्रश आपने इसमें लगा दिए। अब हमने इससे मेटल क्यों नहीं लिया, मेटल लेते तो हार्ड होता है मेटल, ये दोनों ये खुद कॉपर का बना है और इसके ऊपर एक और मेटल लगा देते तो दोनों मेटल आपस में घिसते तो चिंगारी निकलती तो आग लगने का खतरा था। मेटल हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, नॉन मेटल यूज करते, कोई सॉफ्ट चीज, रबर इस टाइप की चीज, तो वो इससे करंट ले तो लेती लेकिन इधर को नहीं भेजती पीछे, क्योंकि इंसुलेटर है, यहाँ से तो ले लेगी लेकिन उसके थ्रू कंडक्शन नहीं होगा, तो वो भी यूज नहीं करते। तो हमने यहाँ बीच में एक सेमीकंडक्टर मटेरियल कार्बन का इस्तेमाल किया है, ठीक है, जिसकी कंडक्टिविटी ठीक ठाक है और सॉफ्टनेस भी ठीक ठाक है
है ना। मेटल यूज़ नहीं कर सकते थे उसकी हार्डनेस की वजह से, और नॉन मेटल्स ब्रशेस के लिए इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स, तो वो लॉसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमने जो मटेरियल यूज़ किया वो क्या यूज़ किया, कार्बन। कार्बन सॉफ्ट भी है तो इससे टच में रहेगा, तो सॉफ्ट है तो आसानी से टच में रहता है और कोई स्पार्किंग नहीं प्रोड्यूस करता यहाँ पे। तो यहाँ इस कार्बन ब्रशेस का काम क्या है कि सारी ईएमएफ कलेक्ट करके यहाँ पे, अब इस कार्बन ब्रश में इस एंड पे यहाँ से हम क्या करते हैं, वायर्स आउटपुट यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, इनपुट या आउटपुट, अगर आपको मोटर है तो इनपुट और जनरेटर है तो आउटपुट। ये क्या है, कार्बन ब्रशेस पे कनेक्ट होती हैं। कार्बन ब्रशेस क्या कहते हैं, कम्यूटेटर पे कनेक्ट होते हैं, और कम्यूटेटर जो है ये वाइंडिंग से कनेक्ट होता है। वाइंडिंग कम्यूटेटर पे आके खत्म हो रही है, तो करंट वाइंडिंग में जनरेट हुआ, वाइंडिंग से कम्यूटेटर पे पहुंचा, कम्यूटेटर से ब्रश के थ्रू होते हुए बाहर पहुंच जाएगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, अगर मोटर है तो मोटर में आपने सप्लाई दी, सप्लाई ब्रश में आएगी, ब्रश से कम्यूटेटर में आएगी और कम्यूटेटर से यहाँ चली जाएगी। डीसी सप्लाई देंगे, ब्रश में डीसी आएगी, कम्यूटेटर उसको एसी में बदल के यहाँ दे देगा। जनरेटर केस में यहाँ पे एसी डेवलप होगी, एसी सप्लाई कम्यूटेटर पे आएगी, कम्यूटेटर से डीसी में बदल के ब्रश को दे देगा। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। तो कार्बन ब्रशेस, इनका काम क्या होता है, इनका काम है टू कलेक्ट ईएमएफ। ठीक है, सारी ईएमएफ, ये सारा ईएमएफ और करंट, जो भी आप कहना चाहें, ईएमएफ कलेक्ट करते हैं या करंट कलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि जो भी करंट है वो ईएमएफ की वजह से ही बनता है। बिना विद्युत वाहक बल के करंट की उत्पत्ति नहीं हो सकती। करंट पैदा करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक विद्युत वाहक बल ईएमएफ या वोल्टेज, और दूसरा एक क्लोज्ड पाथ। करंट को बहने के लिए क्लोज्ड पाथ की भी जरूरत होती है ना। आपका सेल है, सेल में ईएमएफ तो है लेकिन सेल में कोई करंट नहीं बह रही जब तक आप उसको सर्किट में नहीं जोड़ते, क्योंकि ईएमएफ के होने के बावजूद भी वहाँ पे कोई क्लोज्ड पाथ अवेलेबल नहीं है, इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, बियरिंग्स एल्यूमिनियम या स्टील के बने होते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या है, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द रोटर। ठीक, इतना क्लियर हो गया। ये आपका डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन है, सारे पार्ट्स, सारे डायग्राम। ये डायग्राम आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, आपको बहुत जगहों से मिल जाएगा। इनमें जो पार्ट्स यहाँ पे मेंशन्ड है उनको मेंशन कर लीजिएगा, जो पार्ट नहीं भी मेंशन है उनको भी आप, जो हमने दिखे हैं उनको भी आप इसमें मार्क कर लीजिएगा, और ये डायग्राम अपनी कॉपी में बना के रख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चाहो तो आप इसको पढ़ लेना, पढ़ने के आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक, ये थोड़ा सा अंदर इंटरनल कंस्ट्रक्शन दिखा दिया है उन्होंने, किस तरीके से होता है। ये वाइंडिंग्स हैं, है ना, ये इसके ऊपर ये क्या कहते हैं, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, और ये आपकी शाफ्ट लगी हुई है, ये का वाइंडिंग्स है ना। और ये इस जगह पे यहाँ से कार्बन ब्रश कनेक्टेड रहते हैं, है ना, यहाँ पे इस जगह पे कार्बन ब्रश, और ये जो बाहर निकल के आ रही है ये शाफ्ट है, ये आपको बाहर दिखती है, और उसके अंदर इतना कुछ और है। ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो रोटर है। ठीक, आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा इसको, और जो मैंने आपको मटेरियल दिया है वो उसमें आप पढ़ेंगे, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें हो सकता है कुछ गलती भी हो, है ना, हर चीज़ तो मैंने पढ़ी नहीं है। ठीक, हर कोई भी बंदा कुछ भी लिख सकता है, आप उसका भरोसा, लेकिन वो जो मटेरियल है एनपीटीईएल पे, दैट इज वो रिव्यूड है, ट्रस्टेड है, उसका अच्छा रिव्यू हुआ है, तो वो ठीक है। दिस इज अबाउट दी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन के बारे में। आपको कंस्ट्रक्शन में, स्टेटर के कंस्ट्रक्शन में या रोटर के कंस्ट्रक्शन में कोई भी इशू है तो अभी पूछ लीजिए मुझसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है इसमें अभी तक? कोई भी दिक्कत नहीं है? चलिए, तो हम अब आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं किसकी, वर्किंग प्रिंसिपल। सभी मशीन्स का एक ही वर्किंग प्रिंसिपल है, दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सभी मशीन्स का सिर्फ एक ही कॉमन सिद्धांत है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इसके दो प्रमुख पोर्शंस हैं, इसमें दो बातें कही थी। एक, जैसे फिजिक्स में आपने मोशन के लिए, सारी क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए दो लॉ चलते हैं जिनको आप कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बिल्कुल वैसे ही ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। अगर आप तोलने में लगेंगे तो बिल्कुल समतुल्य है, जैसा वो वहाँ उसके लिए बोला गया है वैसे ही यहाँ पे, जैसे वहाँ पे ये बोला गया है जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ऑब्जेक्ट अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ पे है कि जब तक चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूसेस ईएमएफ, ठीक है, अगर जब तक अगर मतलब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी, है ना, जिसका फर्स्ट लॉ था, बिल्कुल वैसा ही इसका स्टेटमेंट है कि जब तक फ्लक्स चेंज नहीं हो, जब तक फोर्स नहीं लगाओगे तब तक मोशन नहीं आएगा। ऐसे यहाँ पे जब तक फ्लक्स चेंज नहीं करोगे तब तक मोशन ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। और ईएमएफ जो प्रोड्यूस, उसमें फिर सेकंड लॉ क्या है, जितना फोर्स लगाओगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ऐसे ही यहाँ पे E इज इक्वल टू n, अब मैं वो यहाँ पे लिख तो नहीं पाऊंगा तो मैं पेन से लिख देता हूँ उस चीज़ को, n d phi बाई n d phi बाई dt। E इज इक्वल टू n d phi बाई dt, या जो EMF प्रोड्यूस होगी उसका कितनी EMF बनेगी, वो किसके बराबर होगी, n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। किसी कॉइल में जो EMF बनेगी वो इतनी होगी, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स उस कॉइल के, डेल्टा फाई क्या है, उस फ्लक्स, उस कॉइल से चेंज होने वाला फ्लक्स, और डेल्टा टी क्या है, वो कितने टाइम में वो फ्लक्स चेंज हुआ, यानी जो EMF प्रोड्यूस होगी वो फ्लक्स की बदलाव की दर के समानुपाती होगी। जितनी ज़्यादा तेज़ी से फ्लक्स बदलेगा उतनी ज़्यादा तेज़ी से आपकी EMF इंड्यूस होगी, ठीक है। अब ये मान लीजिए एक कॉइल है ना, इसमें EMF इंड्यूस हुई, तो इसमें EMF ऐसे भी इंड्यूस हो सकती है और ऐसे भी इंड्यूस हो सकती है। तो ये कौन डायरेक्शन ऑफ EMF इंड्यूस कैसी होगी, ये उसने बताया सेकंड लॉ में, है ना, जिसको हम लेंज लॉ भी कहते हैं। वो फैराडे का सेकंड लॉ है, फैराडे के दो लॉज हैं, जिसमें पहला ये है और दूसरा लॉ है वो बताता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो वो कहते हैं लेंज लॉ भी कहते हैं इसको हम कॉमनली। फैराडेज लॉ ऑफ सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सेकंड लॉ को लेंजेस लॉ भी कहते हैं। लेंजेस लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी कि जिस कारण से वो बना है उस कारण को वो अपोज करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। लेंज लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ये वाला होगा या ये वाला होगा, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि जिस कारण से ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उस कारण को ये अपोज करेगा, ठीक है, इतनी बात। अब ये जो कहा है इसको हम प्रैक्टिकली समझें कि होता क्या है। मान लीजिए कॉइल, ठीक है, अब हम इसमें कुछ टाइम ड्यूरेशन डालते हैं और देखते हैं और कुछ फ्लक्स लिखते हैं इसमें, ठीक है। मान लीजिए t इक्वल टू 0 सेकेंड में यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू है 4 वेबर और वो है डॉट। डॉट और क्रॉस दो सिंबल्स आप लोग सीख लीजिए। डॉट का मतलब होता है पेज, ये जो आप देख रहे हैं, अगर आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आप डॉट, अगर मैंने डायरेक्शन दे रखी है तो मतलब वो आपकी तरफ को आ रहा है ना। डॉट डायरेक्शन कौन सी है, जो डायरेक्शन स्क्रीन से आपकी तरफ को आ रही है वो डॉट है, और क्रॉस डायरेक्शन जो आप स्क्रीन में अंदर की तरफ को जा रही है वो क्रॉस है। तो मैंने t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे 4 वेबर डॉट फ्लक्स लिखा है, इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे इसमें से 4 वेबर फ्लक्स आपकी तरफ को निकल रहा है। t इक्वल टू मान लीजिए 2 सेकेंड्स पे यहाँ ये फ्लक्स बढ़ के कितना हो जाता है, ये हो जाता है 8 वेबर, और डायरेक्शन इसकी वही रहती है, बाहर की डायरेक्शन में ही है डॉट, ठीक है, डायरेक्शन में। अब हमें पता लगाना है कि इसमें कितनी EMF इंड्यूस होगी, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। मान ली, और इस कॉइल में जो टर्न्स हैं, n की वैल्यू इस कॉइल के लिए, ये कॉइल में जितने टर्न्स हैं वो टर्न्स हैं 2, ठीक है। तो EMF का मान तो हम सीधे सीधे निकाल लेंगे, n इंटू डेल्टा फाई, चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। फाइनल फ्लक्स कितना है, 8 माइनस 4,
अपॉन डेल्टा टी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम टी माइनस 0। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, यानी कितना हो गया 8 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 4 हो गया 4, है ना, और अपॉन 2, तो कितना आ गया ईएमएफ की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 4 वोल्ट। ईएमएफ तो हमारा 4 वोल्ट आ गया, ये इससे कट जाएगा 4 वोल्ट ईएमएफ। अब पता चला कि ये प्लस बनेगा ए, मान लीजिए सिरे को मैं ए कह देता हूँ और इस सिरे को मैं बी कह देता हूँ, तो ये ए प्लस बनेगा कि बी प्लस ये बनेगा, या ये पोलैरिटी बी प्लस होगा ए। अब ये पता लगाना है, तो इसने कहा कि ये ईएमएफ जिस करंट से, लेंज लॉ क्या कहता है, ये फैराडे का सेकंड लॉ ये कहता है कि जिस करंट से ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ये उस करंट को अपोज करेगा। तो कारण क्या है, देखिए कारण था फ्लक्स का बदलना, और फ्लक्स का बदलाव कैसा हुआ है, बाहर की डायरेक्शन में बढ़ा है। तो ये किसका विरोध करेगा, फ्लक्स में कौन सा बदलाव हुआ है, बाहर की डायरेक्शन में आपकी तरफ आती हुई डॉट डायरेक्शन में फ्लक्स का इंक्रीज हुआ है, यानी ये क्या करेगा, ये ऐसा ये इसका विरोध करेगा, बढ़ने का विरोध करेगा। तो बढ़ने का विरोध कैसे कर सकता है ये कैसे कर सकता है, ये ऐसा फ्लक्स बनाएगा जो क्रॉस हो, है ना, नीचे की डायरेक्शन में फ्लक्स बना देगा। तो बाहर की तरफ को 4 वेबर फ्लक्स बनाए, अगर इसने 4 वेबर फ्लक्स अंदर की तरफ को बना दिया तो नेट बाहर की तरफ को कोई ज्यादा बना ही नहीं, है ना। ये 8 वेबर बाहर की तरफ को बन है, अगर ये क्या करे 4 वेबर क्रॉस फ्लक्स बना देगा, है ना, तो ये 8 वेबर प्लस का हो गया, 4 वेबर नेगेटिव हो गया, नेट फ्लक्स कितनी हो गया, फिर से 4 वेबर पुराना वाला आ गया, है ना। तो इस कॉइल में करंट ऐसी आएगी जो फ्लक्स, अब हमें पता चल गया इस कॉइल में ऐसी करंट आने वाली है जो फ्लक्स कैसे बनाएगी, अंदर की तरफ को। तो अंदर की फ्लक्स की डायरेक्शन हमें पता है, तो करंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि आप कॉइल की डायरेक्शन में अपने सीधे हाथ की उंगलियों को घुमाइए, है ना, सीधे हाथ की उंगलियों को क्या करिए, कॉइल की डायरेक्शन में घुमाइए। तो या तो आप सीधे हाथ की उंगलियों को ऐसे घुमा सकते हैं या ऐसे घुमा सकते हैं, जिस भी डायरेक्शन में आप, जो आपकी उंगली के घूमने की डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन होगी, और जो थंब, जब आप उंगलियों को घुमा रहे होंगे तो जो थंब की डायरेक्शन आएगी वो होगी आपके फ्लक्स की डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको फ्लक्स किस डायरेक्शन में चाहिए, फ्लक्स क्रॉस डायरेक्शन में चाहिए, यानी फ्लक्स को आप हाथ ऐसे उंगलियों को ऐसे घुमाइए कि थंब अंदर की तरफ होगा। तो आप उंगलियां कैसे घुमा रहे होंगे, फिर आप उंगलियां इस तरीके से घुमा रहे हैं, तो यानी इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट जो होगी वो इस तरीके से आएगी। तो यानी अब आप देखिए कॉइल में ये इस तरीके से आ गया। अब आपको प्लस नेगेटिव होना है, आप ये हमेशा देखिए कि किसी भी, ये अब इस कॉइल को आप बैटरी मान लीजिए, तो बैटरी में हमेशा करंट जो है वो प्लस से निकलता है और माइनस से जाता है। तो यहाँ से निकल रहा है, तो यानी ये जहाँ से इस कॉइल को छोड़ रहा है उस पॉइंट को हम प्लस कहेंगे, और जहाँ से इस कॉइल में एंटर कर रहा है उसको हम माइनस कहेंगे। तो यानी ये वाली पोलैरिटी, ये वाली पोलैरिटी करेक्ट है, जो इंड्यूस ईएमएफ होगी वो इस पोलैरिटी की होगी, और करंट की जो डायरेक्शन आएगी वो क्लॉकवाइज आएगी। इस तरीके से हम फैराडे लॉ की मदद से किसी भी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ का मान और डायरेक्शन दोनों पता कर सकते हैं। ठीक है, अब आप घर पे इसी कॉइल के लिए कुछ प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। मैं आपको कुछ केस दे देता हूँ, वो आप प्रैक्टिस करके देख लेना। ठीक है, मैं टेक्स्ट बॉक्स में डाल देता हूँ आपको, आप इसको प्रैक्टिस करके देख लेना। हालांकि आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है, लेकिन ये अगर आप समझ गए तो आपको इस तरह की चीज़ें आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी है। टी की वैल्यू दे दे रहा हूँ मैं, और आपको फाई की वैल्यू दे दे रहा हूँ, है ना। केस 1 मान लीजिए टी इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 0 पे फाई की वैल्यू है, फाई की वैल्यू है 4 वेबर, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, है ना, और डॉट लिख दे रहा हूँ मैं, या फिर यहाँ पे मैं साइन ही बना देता हूँ आपके लिए, साइन बनाऊंगा तो फिर हट जाएगा वो, टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। 4 वेबर, मैं डॉट लिख देता हूँ, और t इक्वल टू 4 सेकेंड पे हम इसको बोल देते हैं दिस इज 2 वेबर डॉट। एक आप ये वाला केस कर लीजिए, एक केस आप ये कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों केसेस को आप सॉल्व कर लीजिए,
आपको यही बताना है कि ईएमएफ ई की वैल्यू इसके इनमें दोनों में आपको क्या बताना है, ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी ये, और ये ए है ये बी है, इन दोनों में से पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल आपको ये बताना है कौन सा होगा, ए होगा कि बी होगा। ठीक है, आपको ये चीज़ें दोनों कर लेनी है, कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक, राइट। तो दिस इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो अब हम डीसी मशीन के टर्म्स में देखते हैं डीसी मशीन में क्या हुआ। डीसी मशीन में क्या हुआ, हमने सबसे पहले दो पोल की मशीन, एक नॉर्थ एक साउथ, ठीक है, ये स्टेटर हो गया हमारा। ठीक है, राइट, और यहाँ बीच में रखा है हमारा रोटर को हम दूसरे कलर से बना देते हैं, ये हमारा रोटर है। ठीक, आपने यहाँ से डीसी फ्लक्स यहाँ पहुँचाया, ठीक है, यहाँ पे कंडक्टर्स को हम तीसरे कलर से बना देते हैं, यहाँ इसमें आप यहाँ पे कंडक्टर रखा है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट जनरेटर। सबसे पहले हम जनरेटर की बात करते हैं। जनरेटर में क्या होता है, हमने ये फ्लक्स है, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू अलग है, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू अलग है, हर जगह पे है ना, इधर पे ज़्यादा फ्लक्स होगा, इधर पे नॉर्थ का फ्लक्स है नहीं, ये एक्सिस, इस एक्सिस के नीचे साउथ का फ्लक्स आ जाता है ना। तो ये हमने अब हमें इस कंडक्टर का फ्लक्स बदलना था, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको घुमाना स्टार्ट कर दिया हमने, मान लीजिए इसको इधर घुमाना, तो ये कंडक्टर कुछ समय बाद ये कंडक्टर कहाँ पहुँच गया, कुछ समय बाद ये कंडक्टर यहाँ पे पहुँच जाएगा है ना, कुछ समय बाद ये कंडक्टर यहाँ पहुँच जाएगा, उसके कुछ समय बाद ये कंडक्टर यहाँ पहुँच जाएगा, तो इस कंडक्टर में फिर थोड़ी देर बाद ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो इस कंडक्टर में अलग अलग फ्लक्स हर समय क्या कहते हैं इंड्यूस हो रहा है, अलग अलग फ्लक्स मिल रहा है ना। तो जब इस कंडक्टर का फ्लक्स चेंज होता है तो इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी वो हमने निकाल लिया है पीछे। ठीक है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी और वो ईएमएफ कैसी होगी, यहाँ पे अलग होगी और यहाँ पे अलग होगी, एसी ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो हमने क्या किया, हमें मान लीजिए, चलिए पहले हम आप ये बताते हैं, आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पता है नहीं पता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जानते हो आप, नहीं जानते हो? हाँ या ना बोलिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल जानते हैं नहीं जानते हैं आप लोग? तभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब आज आपका होमवर्क है, सबसे पहले आप घर जाएंगे, आज घर में एक तो जो मैंने आपको काम दिया वो करेंगे, इसके साथ आप फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, जिस भी किताब से, जहाँ जो भी वीडियो देख के आपको पढ़ना है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ेंगे। ठीक है, हम कल अपना डिस्कशन यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये तीनों चीज़ आपने पढ़ रखी हैं पहले, और तीनों चीज़ को आप पढ़ के आइए कल, और जो भी डाउट हो आप मुझसे क्लास में पहले पूछ लीजिएगा, मैं पूछूंगा। आप ये मान लीजिए आपके इसमें 70 मार्क्स का एक्सटर्नल है और 30 मार्क्स का इंटरनल है। 30 मार्क्स का इंटरनल हम डिसाइड करेंगे इस बेसिस पे कि आप क्लास में कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, उसका 20 मार्क्स का पोर्शन आपका इस बात पे डिपेंड करता है कि आप क्लास में कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। आपको हम जो असाइनमेंट्स देंगे, तो मैं आपसे जब भी क्लास में कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ये मान के चलिए दैट इज मार्क्ड, वो उसके कुछ ना कुछ मार्क्स कैरी करता है, आपका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, और वो आपके फाइनल मार्क्स में रिफ्लेक्ट होगा। तो 30 मार्क्स आपके मेरे हाथ में है, वो आपकी क्लास परफॉर्मेंस में मिलेंगे आपको। ठीक है, क्लास परफॉर्मेंस में आपका मिड सेम भी आएगा और ये भी आएगा, तो उसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा कि सर ने बोल दिया है तो आप पढ़े नहीं पढ़े। जो पढ़ेगा उसको वो मार्क्स मिलेंगे, जो नहीं पढ़ेगा उसको वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको पढ़ के आना है कल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो हमने डिस्कस भी किया है, और जो दो प्रॉब्लम्स मैंने आपको दिए सॉल्व करके आनी है। ठीक है, अटेंडेंस में आपकी ले ली है। सर कौन सा क्या चीज? क्या पढ़ के आना है एक बार और फिर? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ। ठीक है, और जो दो प्रॉब्लम्स आपको दी गई हैं, ये दो प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये दो प्रॉब्लम्स जो आपको दी हैं ये सॉल्व करके आनी है।
ठीक है, दिस इज ऑल। और मैं ये रिकॉर्डिंग भी आपकी, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है लेक्चर, ये रिकॉर्डिंग भी मैं आपको दे दूंगा, आप सुन भी सकते हैं इसको।